अस्सलाम नाज़रीन, ईद जूं मुबारक हूँ हुजन तां सभिनी खे। ईद सेलिब्रेट कबी आहे, पूरे मुल्क खे ईद जूं मुबारक हुजनि। ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, मोहब्बत जो ॾींहुं आहे, प्यार जो ॾींहुं आहे ऐं इबादत कई से महीनो ऐं उन जो इनाम आहे ईद। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी है, PTI से उनका ताल्लुक है। नुसरत भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस तरफ हैं उज़मा कामरान साहिबा, सीनियर सियासतदान है, शुरू से ही सियासत के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने। थैंक यू सो मच। नुसरत, मतलब तो आप जो हैं खुश लिबास भी हैं और अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं, मुस्कुराहट भी होती है हमेशा। आपको पता है कि ईद के दौरान काफ़ी चीज़ें, घर को देखना, सियासत को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सियासत तो ऐसी है 24 घंटे वाली जॉब है, कोई ये नहीं है कि आप 2 घंटे गए 4 घंटे वापस आए। क्या कहेंगे? इम्तियाज़ साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए ना वो कम है। मेरा सियासत से इस तरह ताल्लुक़ है कि मैं सो रही होती हूँ तो उस वक्त भी मेरे अंदर वो चीज़ें चल रही होती हैं कि किसने क्या कह दिया, उसका क्या जवाब है, किसने क्या कह दिया और क्यों कह दिया, उसने ये एक्ट क्यों किया, ये इसके पीछे रीज़न क्या होगा। इस तरह की चीज़ें हर वक्त दिमाग में चलती रहती हैं कि इवन इर्द गिर्द अगर कोई बात भी कर रहा होता है तो वो मुझसे स्किप हो जाती है, यानी इग्नोर हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आता है टाइम्स के इसी तरह सियासत करते हैं बाकी लोग भी कि नहीं। आई डोंट नो कि मैं अगर बाहर ना भी जा रही हूँ तो मुझे मैं टोटली प्रीऑक्युपाइड होती हूँ उस सिनेरियो के साथ, सिचुएशन के साथ, जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में उसके साथ। तो मुझे लगता है मैं बहुत कम घर की रह गई हूँ, बहुत कम दोस्तों की रह गई हूँ। मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना सिर्फ PTI के साथ है, सियासत के साथ है। कि अब जो मुश्किल वक्त आया था हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उस पर जिस तरह लोग हमें छोड़ छोड़ के गए, उसने बहुत बहुत तकलीफ़ दी। मतलब खान साहब तो खैर कहते थे ना कि कोई बात नहीं, गन साफ़ हो गया, छन्नी चल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो हमारे साथ रहे, जो लोग जिनके साथ हम असेंबली में उठते बैठते रहे, जो क्लेम करते रहे कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और शायद तुम इतने लॉयल ना हो जितने हम हैं, तो वो लोग जब गए ना तो बिल्कुल दिल और दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कोई इस तरह कैसे जा सकता है छोड़ के। कि आप सारा नाम कमा रहे हैं, सारी शोहरत कमा रहे हैं, पैसा तो अलग है, बाकी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन आपको जो इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में, जो फेम मिला है, किसकी वजह से मिला है? अपने लीडर की वजह से मिला है ना, और उस पार्टी की वजह से मिला है जिसमें हमने अपनी सियासत स्टार्ट की। या तो हम लोग होते पीछे से सियासतदान घरानों के कि चलो जी उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, बाप दादा पता नहीं कौन कौन सियासतदान है, तो उस वक्त शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इधर से सोचो कि उधर चले गए, उधर से सोचो कि उधर चले गए। लेकिन वो जिन्होंने स्टार्ट लिया PTI से, जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया, मैं इससे पहले सियासत से बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे एलियंस है मेरे लिए। मुझे सियासतदानों का पता ही नहीं होता था। बेनज़ीर भुट्टो हो गई या नवाज़ शरीफ या वटेवर, जो भी भुट्टो वगैरह, वो तो खैर बहुत बचपन बहुत ही छोटे थे उस वक्त, लेकिन जब बड़े भी हुए तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारा किसी तरह का भी, ना ज़हनी ना कुछ और, के ये हम लोग में से नहीं हैं। लेकिन जब मैं 4 साल के लिए हम लोग इस्तांबुल गए, वहाँ पे मेरा बहुत एक्सपोजर हुआ। उस दौरान बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद फिर हम लोग आ गए कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को सिंसियर लोगों की ज़रूरत है, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ और आके मैंने जो PTI ज्वाइन की है, तो सिर्फ इस ख्याल से कि शायद हम इस मुल्क को थोड़ा बहुत चेंज कर लें, क्योंकि जो लीडर है मेरा, उस पर मुझे इतना यकीन था कि वो जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है और वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जाहिर है हालात इस किस्म के एक आध दिन में नहीं बन जाते। जब 75 सालों से एक चीज़ हमारी नशोनुमा हो रही है, आप ही के प्रोग्रामों में मैंने शायद 1000 दफ़ा ये बात की होगी कि इन दो पार्टीज़ ने हमारे ऊपर रहम ये किया कि हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। जो मर्ज़ी, चाहे वो माली ले लें, ड्राइवर ले लें, खमसामा ले लें, जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी बंदे को ले लें, रेडी वाले को, हर बंदा अपने हिसाब से काट रहा है।
वो अपना मार्जिन रख रहा है, वो करप्शन कर रहा है, तो और वो उसको बुरा भी नहीं समझ रहा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सही। क्योंकि हमारे बचपन में जो होता था उसमें कोई आदमी कोई गलत काम कर लेता था तो दूसरे उसको ऐसे देखते थे कि ही इज़ डूइंग रॉन्ग, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ पैसा होना ज़रूरी है, बाकी खैर है। सही। तो आपका है कि जी सियासत और घर कैसे दोनों मुश्किल मैनेज कैसे, काम। हाँ, तो हो जाता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि जब आप आस्ता आस्ता ट्रेन कर देते हैं घर के स्टाफ को तो फिर इतना मुश्किल नहीं रह जाता, बस एक नज़र रखनी पड़ती है उन लोगों मैं पे। काफी सवाल आपसे करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपके घर का बहुत सारा। आपकी तरफ आऊंगा। एक आपको पता है कि ईद का दिन होता है। ईद वो भी याद होती है जब आप अम्मी के साथ रहती थी, उस ईद का भी अपना मज़ा था। अब जब ईद पे अपनी अम्मी की तरफ जाया जाता है उसका भी एक अलग मज़ा है। क्या चार्म होता है, एक अच्छा सा एक फीलिंग्स होती हैं कि भाई इस दिन अम्मी की दावत है, वो दिन आपका रिजर्व होता है। उस दिन के अलावा आप जो है ना बड़ा वो रहते हैं कि हम कब जाएंगे, ऐसा होता है बिल्कुल। मतलब ईद पे खरीदारी करना आपको पता है एक बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत ख़वातीन ज़्यादा। का। हाँ, बहुत ही। एक तो मैचिंग और एक तो यूनिक लगना, जो मैं लूं किसी और के पास हो ना, ये काफी ऐसे डिसीशंस होते हैं। एक तो ये डिसीशंस आपके होंगे, घर के अंदर ईद के दिन क्या पकेगा ये डिसीशंस भी आपका होगा। अपने हाथ से पकाना, यानी कि यार ये चीज मैं खुद अपनी पकाऊं। लोग कहते हैं कि ये जो प्रोफेशनल लोग आपके पास बैठे हैं पकाते पकाते कुछ भी नहीं है, ऐसा ही ये है। सिर्फ खाते हैं बस बैठे रहते हैं। हाँ वाकई ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और मैं इस आपने बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखी हैं, वो पॉलिटिशियन हो या किसी हो, वो जो किचन का एक कॉर्नर होता है ना वो उसी के हाथ में रहता है। और वो एक कुछ स्पेशल डेज होते हैं जैसे कि मीठी खीर खुरमा हो गया, वो लाजमी वो मैंने ही बनाना है। और जब तक मैं ना बनाऊँ अपने घर में अपने हाथ से बनाई हुई मोहब्बत का वो मज़ा ही अलग होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो कुकिंग नहीं करते, बिल्कुल करते। नुसरत साहब, पूरी असेंबली के अंदर आपका ड्रेसिंग यूनिक, आपकी पर्सनालिटी यूनिक, आपका हेयर स्टाइल यूनिक, और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तो बड़ी खरीदारी करती होंगी, बड़ा खर्चा करती होंगी, इतने कपड़े इनके होते हैं, आपकी ड्रेसिंग यूनिक, उनके कलर्स यूनिक, सब चीज़ें ये आपकी यूनिक पूरी असेंबली के अंदर। आपके मिनिस्टर्स भी आपको कहते थे, सब कुछ करते। वाकई इतना खर्चा आप अपने ऊपर करती हैं? अस्तगफुरुल्लाह, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत एक हिसाब से ना माहिर हूँ। मैं डिज़ाइनर, बेसिकली मैं डिज़ाइनर हूँ। तो और ये नहीं कि मैंने कोई कोर्स किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट है। यानी मैं कभी भी रेडीमेड कपड़े नहीं पहनती, कभी भी नहीं। सारे मेरे अपने सिले हुए होते हैं। मेरी 1 या 2 दुकानें होती हैं, वहाँ से जाके कपड़ा लेती हूँ, दर्जी को भेजती हूँ और उसको फ़ोन पे बताती हूँ या फिर तस्वीर भेजती हूँ कि ये इस तरह ये ऐसे करना है। और जब 4-5 दफ़ा पहन लेती हूँ कपड़े को, वो या तो प्योर कॉटन होता है या प्योर सिल्क की ब्रांड होती है, कोई भी जॉर्जेट या वट। 4-5 दफ़ा पहन लिया, 8 दफ़ा पहन लिया, उसके बाद उसको डाई करवा लेती हूँ मैं, तो वो एकदम नया सूट बन जाता है। तो लोग समझेंगे वो मैंने बहुत ज़्यादा नया सूट पहन लिया। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। मतलब मतलब आपने आज के दौर में देखने वाले आप भी अपना उसमें देखेंगे डाई करवा लेती हैं आप? मैं डाई करवा लेती हूँ। और प्योर कपड़ा डाई बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल वो उसी तरह हो जाता है जैसे नया होता है। कॉटन भी डाई हो जाएगा आपका, प्योर कॉटन जो है, ये दूसरे वाले कपड़े नहीं डाई होते। या इसके अलावा प्योर सिल्क है, प्योर जॉर्जेट है, प्योर चिंगाई है, ये कोई भी और चीज़ है, वो बहुत अच्छा डाई दोबारा भी हो जाता है। सिर्फ ये होता है कई दफ़ा कि धागे अगर डिफरेंट कलर के हैं, यानी लाइट कलर का धागा है और आपने डार्क कलर करवा लिया, तो वो फिर सिलाई नज़र आएगी ऐसे करके। तो बस इतना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मैडम आपके साथ एक फैमिली जैसा, और आपके लिए रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट, आपकी फैमिली मुझे पूरा जानती है, आपका बेटा, आपके मियाँ, आपकी बहू, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। आप कभी काफ़ी दफ़ा हमें डांट भी देती हैं, बड़ी हूँ ना, हम सुन भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन घर में मैंने आपका रोब देखा है कि मतलब रोब इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, यानी कि ये टेबल्स के जो मैनर्स हैं, ये चीज़ यहाँ पड़ी हो, ये चीज़ यहाँ पड़ी हो, ये यहाँ न रखी हो, ये आपका एक बड़ा मैंने घर के अंदर एक देखा है कि आप तो रखना पड़ता है ना। जब आप किसी को डाइनिंग टेबल पे बुला रहे हैं तो फिर यू शुड नो हाउ टू पुट थिंग्स।
चाहे वो कटलरी हो, क्रॉकरी हो, ग्लासेस हो, या उसके बाद खाने की डिशेस हों, और कौन सी चीज़ पहले उठानी है, कौन सी बाद में उठानी है। तो ये तो बंदे को पता होना चाहिए ना जब आप किसी को बुला रहे हैं अपने घर में, अदरवाइज। लेकिन एक देखने वालों को पता नहीं है कि आज की पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत मैडम के हाथ से उन्होंने भिंडी खाई थी, और जब इस्तांबुल में थी मैडम, तो आज वो इस मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत है, सबसे बड़े ओहदे पे हैं। मैडम खुद ही बताएंगे। मैडम, लोगों को बहुत ही कम पता है इस चीज का। डेफिनेटली। हाँ, कि उस टाइम जो है ना, आप बाहर थी, सियासत में थी नहीं, तो वो कौन सी शख्सियत थी जिसको आपने जो है ना वेजिटेबल्स बना के भेजी? सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं, मैं प्रॉपर खाना भेजती थी उनको, क्योंकि जब वो इस्तांबुल आए तो वो अपना कुक साथ नहीं लेके आए, और खाते वो घर का ही खाना था, वो होटल के खाना नहीं खाते थे। ठहरे हुए इंतहा ज़बरदस्त ग्रैंड किस्म के होटल में, लेकिन खाना घर से जाता था। तो 9 बजे टाइप ऑर्डर आ जाता था कि 1 बजे ये चीज़ें जाएंगी। अब मुश्किल ये थी, जो मेरे साथ कुक गया था उसने सिर्फ 4 महीने काम किया था यहाँ पाकिस्तान में मेरे साथ, और उसको सिर्फ दाल और चावल बनाना आता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस होता ये था कि या मैं बाज़ार जा रही हूँ, जाके भिंडी और बाकी चीज़ें लेके आ रही हूँ, या वो उसको बाज़ार भेज रही हूँ, और पैदल, क्योंकि 2 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, एक सरकारी प्रोटोकॉल पे लगी हुई थी और एक मियाँ के पास होती थी, तो घर में गाड़ी कोई नहीं थी। अब उस इलाके में तो मैं वैसे भी नहीं चला सकती थी, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका था। तो वो वहाँ से फिर जो 1 साल में मैंने तजुर्बा हासिल किया था, क्योंकि कुक मेरा नहीं गया था, क्योंकि उसके कागजात नहीं बने थे। पाकिस्तान में आपको पता है कागजात काफ़ी तेज़ी से बनते हैं, तो पूरा साल मैं वहाँ पे ख़ुद काम करती रही। तो उसका नतीजा ये हुआ कि शुरू में नमक ज़्यादा, प्याज ज़्यादा, जल गई, फलां कुछ हो गया, ये हो गया। लेकिन उस 1 साल में मैंने इतना कुछ सीख लिया कि जब साहब आए और उनको घर का खाना चाहिए था, तो वाहिद ने कहा कि तुम पका लोगी? मैंने कहा हाँ कर लूँगी मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो साहब थे कौन? वो आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी। मैं ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। फिर मैं ये बड़ा, यानी कि आप देखने वाले, आप जरूर देखें, वो नाम देखेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम बताएं। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर मैं सही कहता हूं, वो शख्सियत आज के सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने आप उनको बना के भेजती थी, और भिंडी के बड़े शौकीन हैं, खाते ही भिंडी हैं, भिंडी दाल चावल। दाल चावल। तो मैं सही हूं ना, गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो उनका वो भी होता था, हलीम भी है, कढ़ाई गोश्त भी है, और निहारी भी है, मतलब 6-7 चीज़ें आती थी। और चूँकि ख़ुद तो मीठा नहीं खाते थे, लेकिन मीठे की एक आध डिश होती थी। तो मेरे मियाँ बताते हैं कि रात को जब रात का खाना जाता था, तो ट्रॉली वहीं अपने कमरे में रख लेते थे, उसको वापस नहीं जाने देते थे होटल में। तो रात को उठ के वो गर्म करके माइक्रोवेव में खुद ही खा रहे होते थे। वो कहते थे, इससे पूछो इसकी बीवी हिंदू तो नहीं है, इतनी अच्छी सब्जी कैसे बनाती है। हाँ। तो मेरा उनका सामना नहीं हुआ था वहाँ पे इस्तांबुल में। मैं असेंबली में हुआ था। हाँ, असेंबली में फिर जब मैं गई हूँ, तो वो हमारे साथ एक कुली होती थी हैदराबाद की, वो उसी जमात से आई थी, उसी जमात में चली गई, नुसरत पठान जी। तो उन्होंने ले जाके फिर मेरा तारुफ करवाया, और उनको बताया कि ये वो हैं जिन्होंने आपको इस्तांबुल में खाना पका के खिलाया था। ये तो तारीखी बातें होती हैं मैडम। आप जिस तरह एक, हमेशा लोग यहाँ आके एक बात ज़रूर करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन उस महंगाई का एहसास ख़वातीन को ख़रीदते वक्त नहीं होता, उसी तरह खरीदारी करते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं। सवाल कर, अब आप जवाब जो भी दे, मैं सवाल जो भी करूँ ना, तो वाकई आप जो है ना, इससे जो है ना, आप देखती नहीं, इसी दफा भी उसी तरह खरीदारी की, उसी तरह सूट्स लिए। और आपको पता है आजकल खर्चा जो सबसे ज्यादा पार्लर का, आपको सैलून का, आपको ये बहुत बड़े खर्चे हैं, क्या कहेंगी? हम खर्चा नहीं करेंगे तो बेचारों के रोजगार कैसे चलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तो आपने परचेज़ करनी ही करनी है, मगर ये ईद त्यौहार ऐसा होता है कि हकीकत है, इस पे आप जो है शॉपिंग करते हैं, और अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जो भी ड्रेसेस हों या फिर जो भी एसेसरीज होती हैं ईद के ख़ास दिन की, वो करें। मगर औरत के अंदर अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं ऐसी किफ़ायत शुआरी रखी है कि वो थोड़ा सोचती है, मगर कहीं ना कहीं बचत भी करते हैं। मतलब
एक तो आप लाइफ के अंदर जब आप यंग होते हैं, पढ़ते हैं, उस टाइम तो इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, और जब आप मैरिड होते हैं, बच्चे आते हैं, फिर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। और ख़रीदारी पे भी फ़र्क पड़ता है कि भाई उस टाइम हम जो है ना खुला खाता होता था, जिस तरह ख़रीदारी करें। आज जो है चीज़ों को देखकर ख़रीदारी की जाती है। बहुत उस वक्त चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं होती थी, सच्ची बात है। मतलब मेरी शादी को माशाल्लाह 37 इयर्स हो गए, तो इवन जब मेरी शादी हुई उस वक्त भी चीज़ें बहुत महंगी नहीं थी। सोना इवन 12,000 रुपये तोला था, तो सोचें आप 2.5-3 लाख रुपए पहुंच गए। तो चीज़ें उस तरह नहीं थी कि आप चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ख़रीद ना सकें। लेकिन अब ऐसा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं, खामखा का ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है, कि जो इतनी अब ज़रूरी नहीं है, यानी उसके बगैर ज़िंदगी आराम से चल रही है, तो वाई टू बाय दैट थिंग। तो इस तरह होता है। फिर बच्चों का, जैसे अब छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे पोते हैं, आपको पता है, तो वो ईद पे उनके लिए शलवार कमीज़ लाजमी चाहिए, खूसा लाजमी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए शलवार कमीज़ पहनते हैं और वापस आके उन्होंने बिस्तर में घुसना है और कुछ भी और नहीं करना। तो उनकी तो शॉपिंग होती ही नहीं है, हार्डली उनकी कोई शॉपिंग होती है। तो मियाँ के भी इसी तरह वही शलवार कमीज़ निकालते हैं, अपना बोस्की का पहना और चले गए, नमाज़ पढ़ के आके सो गए बस। तो पहले जिस तरह आप कह रही थी कि एक खुशी जो थी वो बड़ी सेलिब्रेट होती थी, आना जाना होता था, एक गहमा गहमी होती थी। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर, मोबाइल का दौर, एक कमरे में कॉर्नर में बैठ के आप दुनिया को आप वॉच करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं। अपने घर वालों से दूर होते। पहले तरबियत होती थी, पहले बैठते थे खाने पे। अब तो लोग हर कोई खुद अकेला खाना खाता है, कोई 2 बजे खाता है, कोई 12 बजे खाता है, कोई 11 बजे खाता है। ये स्टाइल होगा। पहले लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन दिल बड़ा था। आज पैसा बहुत है, दिल छोटा है। वो गरीब लोग, क्योंकि आप लोगों की मदद करती हैं, मुझे जाती तौर पता है, खिदमत करती हैं, जितना हो सकता है आपसे करते। हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, गरीबों को, मिस्किनों को। डेफिनेटली देखें, मैं अपने लिए कुछ बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन अपने स्टाफ के लिए ज़रूर लेके आऊँगी मैं। फिर जो मेरे बच्चे थे, आपको पता है मेरी टीम थी पूरी लड़कों की, उनका भी मैं जिस हद तक कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे पेशे नहीं मिल रही है, और मैंने अब तहैया कर लिया है कि मियाँ से और बेटे से नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो एक तो रिटायर हो गए साहब और दूसरे की अपनी फैमिली है, ऑफिस है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो मैं अब उन लोगों से नहीं करती। लेकिन जो भी मेरे पास होता है मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि उनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़, सूट ले लिया, कुछ और ले लिया, ज़्यादा नहीं कर सकती, रमज़ान पैकेज का थोड़ा सा ख्याल रख लिया, तो वो करने की कोशिश करती हूँ। आपको पता है मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया, पूरे जितना मिला है वो सब कुछ इसी काम में गया मेरा। तो मुझे अपने लिए ख़रीदने की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया, लोग बेशक जो मर्जी समझते रहेंगे मैं बहुत खर्चा करती हूँ, मैं नहीं करती खर्चा इतना ज़्यादा। मैं हाँ, बाल मैं ब्लो ड्राई ज़रूर करवाती हूँ, तो उसमें इतना नहीं होता, अभी भी 1000 रुपये का हो जाता है। तो बाकी और कोई पार्लर का मेरा कोई ख़र्चा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाती। बल्कि ख़वातीन वहाँ पे मुझे कंप्लेन करती हैं, आप फेशियल के नहीं आती हैं, आप इसके लिए नहीं आती हैं। क्या करना है भाई, ठीक है, बस अल्लाह मैंने जितना दे दिया है ठीक है, अब उसको और मैं बिगाड़ने की कोशिश नहीं करती। एक जिस तरह इत्मीनान होता है, मैडम की बातों से ये लग रहा है कि इत्मीनान हो। आपको पता है कि हमारा मजहब भी यही करता है, इस्लाम भी यही कहता है। अरे जिस तरह आपके बच्चे छोटे भी हैं, मैंने काफ़ी देखा है कि आप उसको भी मैनेज करती हैं, सियासत भी करती हैं, टॉक शो में भी आती, काफ़ी दफ़ा बच्चे आप लेके भी आती हैं, आपके मियाँ के पास होते हैं। आज के दौर के अंदर काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं इस सूरत हाल में। आज आप भी समझ रही हैं कि हमें अपने माशरे के अंदर उन तबकात को, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि किसी की हसरत का आप निशाना ना बने, क्योंकि वो पता नहीं गरीब बेचारे किस हसरत से, किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से गुजर रहे होते हैं। और वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो ऐसी तरसी हुई जगहों से वो देख रहे होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। तो मैं ये समझती हूँ कि वो छोटी सी चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी है। तो अगर आपको अल्लाह ने दिया इस्तात है, तो वो छोटी सी खुशी आपके लिए होगी, मगर उनके लिए बड़ी होती, तो करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप कह रही हैं कि एक बंदा, मैं हूँ, मैडम है, कुछ भी हैं,
देखें खर्चा तो होता है, इसमें वो तो तो इनकार हम जिंदगी कर का भी एक नहीं हिस्सा सकता। है जिस खर्चा। क्लास के हम बिल्कुल। हैं और जिस लाइफ हम गुजार रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, उठना बैठना भी है इस सोसाइटी के अंदर, एक तो दूसरी सियासत कर रही हैं, आप भी सियासत कर रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां आपने तीन जोड़े ले लिए, 3 सूट ले लिए, वहां अगर 2 लिए, किसी एक का किसी और के घर में खुशी आ गई तो बड़ी बात है ना। ये बहुत अच्छी बात है इम्तियाज़ भाई, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखें हम तो पूरे साल जो है वो ड्रेसेस वगैरह वेयर करने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मीडिया फेज भी हैं तो बनाते ही रहते हैं, मगर वो बेचारे गरीब साल में एक दफ़ा वो खुशी मनाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ आप उनकी खुशी का बाइस बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आप यकीन करें कि मेरे घर में जो था खानसामा, मैंने सबसे पहले उसकी शॉपिंग करके उसको सूट दे दिया कि ये सिलवा ले और इसका हो जाए। फिर बाद में मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की है कि आपका एक फ़र्ज़ है, मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो इत्मीनान, वो सुकून आपके अंदर ना रहता है कि हाँ हमने ये अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अपने लिए तो इम्तियाज़ भाई कम ज़्यादा इंसान कर लेता है, मगर जब जिम्मेदारी हो जाती है ना किसी के आपके ऊपर, तो वो आपके अंदर ना आपको हिलाती रहती है कि ये करना है, ये फ़र्ज़ है। मैडम आपको पता है कि आप जो है ना खाने की बड़ी चूजी हैं, आप जैपनीज भी खाती हैं, मुझे क्योंकि पता है। एक दफ़ा मुझे भी दावत पे आप पीसी लेके गई थी, और आप खाने पीने की बड़ी चूजी हैं। मतलब तो पाकिस्तानी डिश में आपको कौन सी पसंद है, बाहर की डिशेस में कौन सी आपको पसंद है कि ये चीज़ जो है ना मेरी बड़ी फेवरेट है। एक चीज़। दूसरा, कपड़ों में कलर्स जो होते हैं ख़वातीन को, वो भी जो है ना पहनते तो सभी हैं, लेकिन ये कलर अगर आपको मिल जाता है तो कहती हैं बस ये कलर ज़बरदस्त है। ब्लैक। ब्लैक तो हमेशा इन होता है ना। ब्लैक तो ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट है। किसी ज़माने में रेड होता था, लेकिन अब रेड ज़रा कम कर दिया मैंने, ब्लैक पहनती हूँ ज़्यादा। अब तो एज हो गई ना, तो इसलिए ज़रा रेड पे हाथ वाला रखा हुआ है। तो खाने का देखिए, पाकिस्तानी में दाल चावल आलू गोश्त, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, पे हरी चटनी हो साथ। और बाकी इस्तांबुल में बहुत उनके अच्छा कुजीन है, लेकिन वो आप 1 महीने 2 महीने एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि वो फीका होता है बेसिकली। और पाकिस्तानियों के चटखारे का बहुत ज़्यादा, स्पेशली मुझे मिर्चों का बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं तो कहीं पे अगर हम जाते थे खाने उनका खाना, तो मैं अपने साथ इतनी सी बॉटल में मिर्चें रख के लेके जाती थी। वो फिर गोज़ले में बन रहा है, पराठा होता है, उसके अंदर चीज़ और कीमा और पता नहीं क्या क्या, तो अपनी मिर्चें उसको देती थी, ये डाल दो उसमें, फिर उसके बाद बनाओ। मिर्चों के बगैर नहीं रह सकती मैं। और अदरवाइज चाइनीज़ बहुत अच्छा है, जापानीज़ बहुत अच्छा है। जापानीज़ तो फेवरेट है। हाँ, सुशी है, टेम्पुरा है, और बाकी वो चीज़ें बहुत अच्छा है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह की नेमत है खाना, जो भी मिल जाए बहुत शुक्र करके खाना चाहिए। क्योंकि मैं कभी नखरा नहीं करती, कोई चीज़ अगर मुझे ऐसे मिल गई है जो कई दफ़ा मेरी चॉइस की भी नहीं है, तो मैं खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तैयार हालत में खाना मिल रहा है। बिल्कुल। मुझे किचन में जाके गर्मी में स्वेट नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करनी, सब तैयार होके आपको कमरे में आ रहा है, आपके आप आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो ये बहुत रब का एहसान है कि लिटरली कल मैंने जैसे बताया था, एक दावत थी और आप शो में नहीं आ सकी, मैंने चेंज करके आज किया। जी, थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे बैठे हुए यही बार बार ये एहसास हो रहा था मुझे कि वी बिलोंग टू एक्चुअली 1% ऑफ दिस कंट्री, जो यहाँ पे लोगों को नहीं मिलता। नहीं मिल रहा खाने को, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, 3 वक्त तो बहुत दूर की बात होगी। सो रब करीम का एहसान है बस। बहुत एक बहुत बड़ा अहम सवाल, मतलब देना सच है, ये नहीं है कि आप मीडिया पे आके कहें कि नहीं। मियाँ के साथ झगड़ा तो सर किसी का होता है, वो तो होता है, मियाँ का भी होता है, खातून का भी होता है, ये तो आपको पता है हेल्दी रिलेशन के लिए जरूरी है। सिर्फ बंदा स्वीट तो रह नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है ना। मनाता कौन है, मतलब नाराजगी, चाहे आप गलत भी हो ना, तो मनाता कौन है बार बार? वो हस्बैंड ही मनाते हैं हमेशा। और जब वो बाहर जाते हैं, घर से निकलते हैं, उनकी जेब में पैसे होते हैं, आपको पता होता है इतने पैसे इसकी जेब में मैंने डाल दिए या दे दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। सच्ची बात बताऊं तो मेरे बैग में कितने पैसे हैं वो उन्हें नहीं पता होता,
उनके बैग में, उनके वॉलेट में कितने पैसे हैं वो मुझे नहीं पता। अकाउंट का तो पता होगा ना, ये कैसे होता है? अकाउंट का भी नहीं पता होगा, क्यों पता होगा? नहीं, क्योंकि ऐसी खवातीन तो मुझे ऐसी खवातीन मिली, वो कहती हैं सुबह को हम इतने पैसे दे के जाते हैं, वापसी पूछते हैं कहाँ खर्चा किया। ऐसी बात है, मुझे है सुन के। हम अपने बच्चों से नहीं पूछते कि उनके वॉलेट में कितने पैसे हैं। इवन के बेटा है माशाल्लाह से, मेरा बड़ा है, तो मैं उससे नहीं पूछती कि बेटा कितने वॉलेट में पैसे हैं। उसने अभी रिसेंटली अपना पे का अकाउंट बनाया, तो मैंने उससे नहीं पूछा। जब कभी आपका मूड ये हो कि मुझे बस जाना है बाहर, कभी उन्होंने इनकार किया कि आज नहीं चलते और आप बैठ गई हो? हाँ, कभी ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कहाँ होता है? क्यों नहीं? कभी होता है, ऐसा होता है। कभी मुझे कहीं जाना है, हाँ कहीं मुझे जाना है तो वो रुक जाएंगे। अगर उनको कहीं जाना है और मेरी कोई मीटिंग है तो मैं उसको पोस्टपोन कर देती हूँ कि आज नहीं, या कोशिश करती हूँ कि खुद ही चली जाऊँ, बच्चों को लेके तो खुद चली जाऊँ, ऐसा होता है। मैडम आप मतलब तो मैंने देखा है आपके मियाँ जो होते खामोश होते हैं ज्यादातर। माशाल्लाह। और आप मेरे सामने तो खामोश थे, उसे अब शुरू के साल कितने थे, वक्त के साथ हालात के साथ बंदा जो है ना फिर वो मेच्योर भी हो जाता है, जिम्मेदारियां भी आती हैं और बंदा कंप्रोमाइज करना भी सीखता है, सुनता भी है, सुनाता भी है। ये रिश्ते की बड़ी खूबसूरती होती है। और कभी ये हुआ कि पहले आप लोग जो है ना बड़ी होटलिंग करते थे, रिश्ता जैसे पुराना होता गया, अब होटलिंग और बाहर आना जाना कम हो गया? देखिए, बाहर आना जाना जो कम हुआ है ना, वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना डेज में एक्चुअली वो जो था ना कि जा नहीं सकते बाहर, ऑप्शन नहीं थी हमारे पास बाहर जाने की। उसके बाद मुझे लगता है कुछ आदत सी हो गई। जैसे अब बारबेक्यू भी होता है तो घर में होता है, मतलब दोस्तों को बुला लेते हैं या फैमिली को हम लोग कर लेते हैं। बहुत कम बाहर का खाना हो गया है, बहुत कम। इवन वाहिद भी नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ बाहर करने, उनको भी घर पे बुला लेते हैं। तो मुझे ये लगता है, जैसे कल जो गेस्ट आए थे तो मेरे मियाँ का ख्याल था कि बारबेक्यू टू नाइट जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, घर में जो मज़ा आता है ना वो बाहर जाके नहीं आता। घर में आप एक तो साफ़ सुथरा घर का पका हुआ होता है और उसके बाद आप देर तक बैठ के गप्पे मार सकते हैं। वहाँ तो खाए पिए और उसके बाद चलो जी भागो निकलो। तो मेरे ख्याल में घर का बहुत अच्छा खाना होता है और घर का ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हालात जो हो गए हैं उसमें आपको नहीं पता ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, बर्तन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हाइजीन कितनी है कितनी नहीं। देखें, हर वक्त आप पीसी नहीं जा सकते, हर वक्त आप शेरेटन नहीं जा सकते, मैरियट नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे तो चलो फूड की हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर आप छोटी जगहों पे जा रहे हैं खाने के लिए तो आप रिस्क ले रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे मेरा बेटा भी न्यूजीलैंड से जो छोटा आया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई उसे, हालांकि इतना प्रेफर करता था कि घर का खाना खाए, बल्कि वो तो कई दफ़ा ये होता था खुद पकाने खड़ा हो जाता था कि ये घी ज़्यादा डाल देता है कुक जो है और ये मैं खुद करूँगा। लेकिन उसके बावजूद उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। तो बहुत एहतियात करनी चाहिए बाहर के खाने में, क्योंकि पता नहीं क्या उसमें है क्या नहीं है। किचन की जो बात होती है, हकीकत है मुमताज भाई, बाहर मैं भी बहुत कम अवॉइड करती हूँ मैं बाहर का खाना खाने से। मैंने इतना अच्छा खास तौर पे मैंने चाय पीना, आप यकीन करें हम लोग वैसे निकल जाया करते थे आउटिंग के लिए कि चलो चाय पी के आते हैं। अब तो चाय वाला पे जाना भी ये नहीं पता कि वहां जाएंगे कि वापस मोबाइल होगा आपके पास। एग्जैक्टली ऐसा ही मोबाइल की बात भी है, और कुछ इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं अभी रिसेंटली कि वो केमिकल्स वाली चाय और चीजें, तो मैंने यकीन करें बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया, बिल्कुल। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक खां पोता चूं डिस्कशंस के अगते बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत, इस बात को आप मानेंगे, आप माने या ना माने लोग समझ जाएंगे। ख़वातीन जब किसी शादी में जाती हैं या गेट टुगेदर होती है, कोई भी एक दूसरे के कपड़ों को देखती हैं, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, जूते कैसे पहने हैं, ज्वेलरी कैसी पहनी है, और जो है ना फिर डिस्कस करते हैं। ये चीज़ ख़वातीन में बड़ी वो होती है, होता है नहीं? होता तो है, डेफिनेटली इंसान देखता तो है ऐसे करके कि क्या पहना हुआ है उसने। बाकी ये कंपटीशन नहीं, मेरे असेंबली में कंपटीशन था नहीं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन होती नहीं। आप, मैं इन जनरल आपसे सवाल, स्पेसिफिक आपका सवाल नहीं है। देखिए, मतलब दे ट्राई टू कॉपी टू मच, मतलब इतनी ज्यादा कॉपी के आपको उलझन होने लगे। एक तो होता है ना यू आर इंस्पायर्ड विद समबडी, चलो आप कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं कि आप चिपक ही जाएं बिल्कुल कि जो कुछ हो रहा है वही। अब एक दफ़ा की मैं बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगी, हमारा सेशन चल रहा था बजट का, रात के सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, तो बीच में काफ़ी गैप आया। तो
बाल मेरे बहुत ख़राब हो रहे थे, 4-5 दिनों से वॉश नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलो मैं जाके इतनी देर में वो करवा के आ जाती हूँ, वॉश करवा के। उसको फ़ोन किया, उसने कहा हाँ आ जाए, फ़ारिग हूँ मैं। गई मैं, 7 बजे का टाइम था शायद, गई आराम से जाके वॉश करवाए, ब्लो ड्राई करवाए, वापस आके बैठ गई। अभी बैठी हूँ आके तो एक खातून आई मेरे पास, अभी ब्लो ड्राई करवाया तुमने? थोड़ी देर बाद वो भी गायब, और फिर थोड़ी देर बाद करवा के आ गई। तो मुझे इतनी हंसी आती इन बातों के ऊपर, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी और गुस्सा भी आता कई दफ़ा कि क्या है भैया, आप अपनी मर्जी से क्यों नहीं करते? यू शुड हैव टू कॉपी। आपने याद दिला दिया होगा ना, आपने भी करवाना चाहिए। मैं एक उसी टाइम जब आपकी गवर्नमेंट थी, मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, तो मेरी मुलाकात थी जरताज गुल के साथ, मिनिस्टर थी क्लाइमेट की। तो उनके साथ बात हुई कराची से, मैं ये वो सिंध के ऊपर। मैंने कहा कि नुसरत साहिबा से मुझे कह रही उनकी ड्रेसिंग, मैंने उनसे पूछा है कि ड्रेसिंग आपसे कहाँ करवाती हैं, मैं बड़ी इंस्पायर हूँ उसकी ड्रेसिंग के साथ। तो मतलब खवातीन जो होती हैं, एक तो कॉपी और दूसरा कहती हैं कि ये ड्रेस जो है ना कहाँ से लिया है, हमें पता चल जाए। हाँ हमें पता चल जाए। फिर खवातीन जो है ना, एक ड्रेस के लिए मार्केट में 4-4 घंटे, बेचारा मर्द जो है ना वो बच्चा लेकर बैठा रहता है। हाँ? होता है नहीं होता? नहीं मैं तो खुद डिजाइनर हूं, खुद बहुत अच्छा लगा था ना उसको, जो बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया मैं कपड़े 2 दुकानें हैं मेरी, उससे वहाँ से लेती हूँ, तो उसको जो मेरा बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंस्पायर हुई थी वो, तो वो मैंने उसको सिलवा के और सिर्फ अपने टेलर को तस्वीर दिखाई कि ये इतनी लंबी और इतनी ये सारी चीज़ें, और उसके ऑफिस भेज दिया। वो टंगा हुआ था उसमें प्लास्टिक रैप में, तो कहती है मैं ऑफिस गई तो देखा मैंने हैंगर में टंगा हुआ है, क्या है ये, किसने भेजा? खोला तो देखा मैं कि वाह भाई वाह, मज़े आ गए। फिर वो पता नहीं इटली गई थी या कहाँ गई थी, वहाँ पहना उसने जाके, बहुत खुश हुई। तो इस तरह मज़ा आता है। अपने जो मशरकी Individuality कपड़े हैं है ना। मैडम, मशरकी कपड़े पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर है। जिस तरह रिसेंटली मैं गया हुआ था, वहाँ अमेरिकन ख़वातीन जो गोरी होती हैं, रेड नेक होती हैं, वो भी इन कपड़ों को बड़ा पसंद करती हैं। एक ये, दूसरा कल्चरली चीज़ों को बड़ा हम जो है ना वहाँ अप्रिशिएट किया जाता है। हम अभी भी अपनी ज़बान के साथ, कल्चर के साथ, धरती के साथ, और अपने जो खाने पकाने, वो अभी भी कल्चर अपना स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हम जो है ना उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। काफ़ी दुनिया के अंदर लोगों ने ये कल्चर छोड़ दिया है। क्या आपकी आइडेंटिटी जो है वो भाई, अब हम लोग के रिसेप्शन हर हफ्ते में 2 या 3 दिन होती थी, किसी ना किसी मुल्क की रिसेप्शन हो रही है कि उनका नेशनल डे है या कुछ और, तो दिन को तो मैं जैसे मर्जी फिर लूँ, पैंट पहन ली कर ले, लेकिन रात को मेक श्योर के कपड़े पाकिस्तानी हो, हाथ की कढ़ाई हो और सिल्क के जोड़े हो या साड़ी। जैसे इंडियन उनका डे था तो उस पर साड़ी पहन के वो सारी इंडियन आके खड़ी हो जाती थी मेरे इर्द गिर्द कि कहाँ से बनवाया, किससे बनवाया, कपड़ा कहाँ से लिया। भाई मैंने खुद बनवाया है, पाकिस्तान से कपड़ा लिया है, मेरे अपने कारीगर हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान तो इतना खुश होते थे वो लोग मेरे कपड़े देख के कि कोई हद नहीं है। और फिर ज्वेलरी मेरी अपनी, कि वो कमेंट करती है इसके पास कितनी है, उनको क्या पता कि मैं लम्हा इकट्ठी करती रही हूँ सारी चीज़ें। तो मज़ा आता है आप जब अपना शो करते हैं ना, यू आर पाकिस्तानी एंड यू आर वेयरिंग योर पाकिस्तानी ड्रेस, तो बहुत बहुत मज़ा आता है उसमें। 2 चीज़ें, क्या आज भी आप ख़वातीन होती हैं, एक तो किसी के घर जब भी जाएं मिठाई लेके जाएं, या कोई भी घर में आए मिठाई लेके जाए, ये हमारा कल्चर बड़ा वो एक चीज़ है। दूसरी एक बड़ी खूबसूरती है, जो घर में अच्छा पके अब पड़ोस में भेजना, और पड़ोस में जो अच्छा पके वो घर, अभी भी ऐसा होता है? अभी भी होता है काफ़ी जगह, मगर बहुत कम हो गया। जो हम बचपन में देखते थे, जो सेलिब्रेट करना, वो बहुत कम हो गया है। मगर ये कम नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की और सिंध की सकाफत है, मुझे बड़ा पसंद है। ये पूरे एशिया में है। अच्छा है ये सिस्टम। मिठाई का जो लेना देना होता है ना, ये बड़ी एक अब तो केक आ गया है, चॉकलेट्स ले लिए उसकी जगह, तो लेकिन होता है फिर। लेकिन मिठाई की इम्पोर्टेंस अपनी है, मिठाई की तो बात ही अलग होती है। चाहे शादी में हो, चाहे मंगनी हो किसी की, मिठाई की एक इम्पोर्टेंस, उसका गुलाब जामुन और चमचम जो है ना, वो अलग ही अपना एक, वो कहते हैं ना, अपना एक रोब है अपना। तो मतलब था, अब लोग पहले रिश्तेदारों के पास आते थे, रिश्तेदार जाते थे, अब वो वाली चीज कम हो गई है मैडम, आना जाना। हाँ, वो आप ये समझ सकते हैं कि कराची जैसी जगह में या इस्लामाबाद में
पड़ोसियों का नहीं पता होता। लेकिन इवन छोटे शहरों में अभी भी ऐसा होता है, जैसे बेटियां हैं तो बाप के घर आ जाएंगी भाइयों के साथ, माँ बाप अगर हैं भी तो ठीक है, नहीं तो भाइयों के साथ मिलके भाभियों के साथ ईद मिल रहे हैं, बच्चे सारे छोटे इकट्ठे हुए हैं और शोर हंगामा इतनी, और सुबह से लगी हैं भाभियाँ भी और आप भी जाके किचन में थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। तो वो बहुत बहुत मज़ेदार दिन होते थे ईद के। अब यहाँ शहरों में लोग बहुत मसरूफ़ हैं, मसरूफियात मशीनी ज़िंदगी हो गई है। मैडम लोग ये कहते हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या असेंबलीज में होते हैं जो ये सियासत करते हैं, ये बड़ी एलीट क्लास है, कोई दूसरी मखलूक है। और दूसरा तो ये घरों में काम वाम करते होंगे ना, और सियासत जो है ना बड़ी आसान चीज़ है, आते हैं जाते हैं, मुश्किल काम है बहुत ही, हद से ज़्यादा। क्योंकि एक एंकर पर्सन का, एक जर्नलिस्ट का सियासतदान के साथ चोली दामन का साथ है। हमें आप लोगों के पेन्स का पता है, तकालीफ का पता है, और आपको हमारा पता है। बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, जिस काम से आप लोगों के लिए आसानी करना चाहें वो हर दौर में मुश्किल रहा है, और आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दे दी जाती है सही और गलत की, उससे डिफाइन करना, और आपसे लोगों को बहुत सारी तवक्कात भी होती हैं, उस पर पूरा उतरना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं ये सोचती हूँ सियासत करना जितना आसान आवाम समझती है इतना आसान है नहीं, क्यों पेन टेकिंग है, बहुत पेन टेकिंग है। और देखिए ना, आप हर वक्त जो है इसी उसमें, आपने कहा ना कि इसी कश्मकश में रहते हैं कि इसके बाद क्या जिम्मेदारी आपने उठानी है, इसके बाद आपने क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है। तो आप अपने फैमिली से भी काफ़ी जो है ना वो थोड़ा टाइम चुरा के उस चीज़ को दे रहे होते हैं। तो बड़ा पेनफुल भी होता है और बड़ी अच्छी चीज़ भी है, खिदमत खल्क बना के की जाए और तो सियासत बहुत बेहतरीन फ्लोर है। कर नहीं पाते कई दफा, चाहते हुए भी वो कुछ चीज़ हो नहीं पाती होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। हर पार्टी की, हर जगह की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि ये करें लेकिन आप बिलीव करें, मैंने अभी रिसेंटली स्विच किया अपनी पार्टी को, सो मुझे ये ऑर्गेनाइज हुआ और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ सिंध के अंदर जो मसले मसाइल जो चीज़ें हैं वो किस तरह से टैकल करनी है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। मैं जिस पार्टी से वाबस्ता थी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे आवाम के लिए। सो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा जो कोई भी मुल्क के बारे में या आवाम के बारे में थोड़ा सा भी रिलीफ दे रहा है, आप उसके साथ चलें। मतलब आपको पता है कि आवाम के अंदर तो एक बड़ी बेचैनी है। अब मायूसी तो गुनाह है, मैं नहीं कहूँगा, एक ट्रस्ट लेवल जो मैं इन जनरल को क्योंकि आज ईद का दिन है, किसी को मैं टारगेट पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडरशिप को नहीं करना चाहता। आवाम के अंदर एक कश्मकश है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की महंगाई है, मैशियत है, ईद लोग किस तरह गुजार रहे हैं, जिस तरह आपकी वेजेस कम है, महंगाई बहुत है, फूड प्राइसेस आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, रेंट आप देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें। बाहर की दुनिया के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी होती है, यहाँ आपको खुद अफोर्ड करना पड़ता है। नुसरत साहिबा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर आप के पास जॉब नहीं है तो आपको वजीफ़ा मिलता है और उसके ऊपर सारा साल लोग रहते हैं और गुजारा करते हैं, और अच्छा खासा होता है कि यानी वो वहाँ पे रह भी रहे होते हैं और फैमिली को भी भेज रहे होते हैं इधर। लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद ही सब कुछ करना है। आप देख लें इस महंगाई और इस परेशानी की वजह से कितनी ज़्यादा खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चों को जहर पिला के खुद पी के फौत हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके लिए अभी हालात वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से वापस आने में भी कई साल लगेंगे। कि अगर सिंसियरली भी कोई इंसान कोशिश कर रहा है ना कि पाकिस्तान संभल जाए, यहाँ की इकॉनमी बेहतर हो जाए, यहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो जाएं, तो उसके लिए भी कम से कम 4-5 साल, ये तो मैं थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि कम से कम 20 साल लगेंगे पाकिस्तान जिस जगह पे पहुँच गया है। तो अल्लाह करे हमें सिंसियर लोग मिल जाएं जो बस पाकिस्तान को आगे लेके चलें, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, ये आम इंसानों की मेहनत से नहीं बना है। हम मुसलमान हैं, पूरी उम्मीद होना चाहिए, तवक्कुआत रखनी चाहिए। तवक्कुआत क्या, अल्लाह के ऊपर एक यकीन रखना चाहिए। क्या मैसेज देंगी आज के दिन के हवाले से? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्या कहेंगी उस मसले? मैं सबसे पहले तो एक बात अपनी पूरी आवाम से पाकिस्तान की, और जिस मुल्क में मेरे मुसलमान भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे अपनी हर नमाज में
अपनी हर दुआ में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जितने भी तमाम मुसलमान हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और जो जहाद कर रहे हैं फ़लस्तीनी भाई मेरे, शहीद हो रहे हैं, वो तो खैर हैं ही जन्नती, अल्लाह पाक वहाँ भी अपना रहम फरमाए। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, देखिए हम इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमसे जितनी भी आसानियाँ हो सकें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाते जाएं और ईमानदारी से और मोहब्बत से चलें, ताकि काफ़ी हद तक जो परेशानियाँ हैं वो हमारे ज़रिए से हल हो सके। नुसैबा का आपका क्या पैगाम होगा? अमन का पैगाम होगा, प्यार का पैगाम होगा, क्या पैगाम? देखिए, ईद का मौका जो है ये अल्लाह की तरफ से इनाम है हमारे इनाम है। रोज़ा रखते हैं, मुश्किल उठाते हैं, फाका करते हैं, फाका तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बाहर सारा दिन खाना पीना नहीं करते, तो ये अदरवाइज़ आदत नहीं होती। अब रोज़ा ख़त्म होगा और उसी दिन से ऐसे लगेगा कि जस्ट अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, मुसलसल खाते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ उस नीयत से आती है जब हम रोज़े की नीयत करते हैं, तो और उसका फिर अल्लाह ने फल दिया कि अब आप नाउ यू कैन लिबरेटेड एंड नाउ यू कैन सेलिब्रेट, कि आप उस चीज़ से निकल गए, अब आप सेलिब्रेट करें। तो उस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आपको पता है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपके बिल्कुल साथ ही नीलम कॉलोनी है, उसके अलावा और जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मज़ार है, वहाँ पे बेइंतहा गरीब लोग आते हैं, पता नहीं किन किन शहरों से आके यहाँ पे ठहरे हुए होते हैं। एक तो खाना मिल जाता है, फिर सोने की जगह मिल जाती है। तो कोशिश करें कि जो आप जितना दे सकते हैं उतना ज़रूर दें, अपने आप को बर्डन नहीं करें। ज़ाहिर है अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी स्पेयर होता है तो वो ज़रूर हेल्प आउट करें लोगों की। और ईद पे ख़ास तौर पे कि वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे और कुछ हमारे दिन आसान हो जाएंगे। तो मोहब्बत बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। बड़ी मेहरबानी आप दोनों गेस किया। सोसाइटी पाकिस्तान, हमें शनाख्त दी है पाकिस्तान ने, और इस मुल्क ने हमें इतना दिया है। मैं फ़र्द हूँ एक अजीम कौम का, और हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम कंट्रीब्यूट करें। जो कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि आप जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें। आज जितने लोग अमीर हैं वो कहते हैं कि ये पैसा हमारे पास सारी ज़िंदगी होगा, नस्लों तक। ऐसा नहीं है। जो आपके पास था पैसा, ये आपसे पहले किसी और के पास था, और किसी को अमीर और फ़कीर होने में देर नहीं लगती मेरे रब के सामने। आप कंट्रीब्यूट करें, और एजुकेशन, मेहनत और करप्शन से दूर, नशे से दूर अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें। एक कौम बन के अपने मुल्क की खिदमत करें। ये मुल्क हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। इन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।